जो लोग दूर भी खड़े हो जाए तो आप लोग भी करीब आ जाए, ताकि हम लोग ये दिन का महिमा ठीक से समझ लें कि ये दिन आज क्यों मनाया जाता है। तो मैं अपने बात की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात की तवज्जो चाहता हूं कि सब लोग बस थोड़ी फिक्र के साथ दिल लगाकर बात सुनोगे तो हमें पता चलेगा कि आज ये जगह पर हम लोग क्यों बैठे हैं और किसके बलिदान से इस जगह पर बैठे हैं। ये वतन हिंदुस्तान हमें जान से है प्यारा, ये वतन हिंदुस्तान हमें है जान से प्यारा, ये वतन हिंदुस्तान से सांसों का रिश्ता है हमारा। न करो इस वतन को कभी हमारा तुम्हारा, न करो इस वतन को कभी हमारा तुम्हारा, बस ख्वाहिश दिल में इतनी रखो कि जब मरे तो कफन हो तिरंगा हमारा। आज के प्रोग्राम यानी कि 15वीं अगस्त के प्रोग्राम के अंदर आज मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि ये जगह पर मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किए। सबसे पहले मैं मैक्सवेल ह्यूमन केयर फाउंडेशन का दिल से इस्तकबाल करता हूं, साथ ही सनातन धर्म किन्नर समाज आश्रम के आरती बाबू का भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, और उनकी दावत पर उनके बुलाने के ऊपर आने वाले आप सभी लोगों का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं। 15वीं अगस्त यानी ये हमारी आजादी का दिन है, और ये आजादी का दिन इस बात का सबूत देता है कि हम लोग एक वक्त गुलाम थे, हम लोग एक वक्त गुलाम थे और गुलामी में से हम लोग आजाद हुए हैं। आजादी की कीमत सिर्फ वही जानता है, आजादी की कीमत सिर्फ उसे ही पता है जिसने गुलामी के काले दिन देखे हो। तो हम लोगों ने गुलामी के काले दिन नहीं देखे, हमें आजादी की वैल्यू, आजादी की कीमत नहीं पता, मगर इस बात की गवाही कि हम लोग गुलाम थे और हम लोग गुलामी में से आजाद हुए। तो हमारा मुल्क गुलाम कैसे हुआ इस बात को 15वीं अगस्त पर ज्यादातर लोग नहीं समझाते, सिर्फ 2-4 लोगों की कुर्बानी की बात कर ये कहते हैं कि हम लोग आजाद हो गए, मगर सबसे पहले ये बात समझना है कि हमारा मुल्क गुलाम कैसे हुआ। तो मैं आपको पुरानी बात बता दूं कि 1498 यानी 1458-98 में सबसे पहले वास्को डी गामा हमारे मुल्क में पोर्टुगल लोगों को साथ में लेकर कारोबार करने के लिए, व्यापार करने के लिए हमारे मुल्क में आया, और उसने अपने मुल्क के दक्षिणी इलाकों यानी केरल के आसपास व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार इसीलिए था कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान का नाम सारे जहां में सोने की चिड़िया था। इस मुल्क को लोग सोने की चिड़िया कहते थे, और इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए वो लोग पोर्टुगल से 1498 में आए। उसके बाद यूरोप के लोग हमारे मुल्क के अंदर आए, और ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर 1601, ये 1900 की बात नहीं कर रहा हूं, 1601 के अंदर ब्रिटिश लोग, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, वो अंग्रेज लोग अपनी रानी एलिजाबेथ की अनुमति लेकर इस मुल्क के अंदर व्यापार करने के लिए 101 व्यापारी को लेकर 30,000 पाउंड हमारे मुल्क में साथ लेकर आकर इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यहाँ से अंग्रेज हमारे मुल्क के अंदर घुसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके अंग्रेज हमारे मुल्क के अंदर घुसे, और यहाँ से जो लोग उनके रास्ते में आता, उनका व्यापारी कामों के अंदर रुकावट बनता, उस लोगों को मारते, उसको गिराते और उसको खत्म करते थे। यहाँ से हमारे मुल्क के गुलामी के दिन शुरू हुए। अंग्रेजों ने अपना सबसे बड़ा हब, उनका सबसे बड़ा सेंटर बनाया वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसे लोग विलियम फोर्ट के नाम से जानते हैं। विलियम फोर्ट के अंदर अंग्रेज बड़ा हब बनाकर वहां जमा होने लगे, तो अंग्रेजों से सबसे पहले मुकाबला किया 1757 यानी 1757 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से सबसे पहला मुकाबला किया। किसी अपने की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला की उस जंग के अंदर हार हुआ और अंग्रेज हमारे ऊपर हावी हो गए। 1757 से अंग्रेजों को हिंदुस्तान में पंजा गाड़ने के मौके मिल गए। उसके बाद 1799 यानी 1799 के अंदर अंग्रेजों की दूसरी बड़ी जंग हुई है, तो राजा टीपू सुल्तान से हुई, जिसके अंदर भी राजा टीपू सुल्तान के किसी अपने आदमी की गद्दारी की वजह से अंग्रेज
मैसूर के श्रीरंगपट्टनम महल के अंदर जब राजा टीपू सुल्तान की फौज खाना खाने के अंदर मशगूल थी, उसी वक्त दोपहर 1:30 पर अंग्रेज की फौज सुल्तान टीपू सुल्तान के महल के अंदर घुसी है। और जब महल के अंदर अफरा तफरी मची है तो टीपू सुल्तान पर उन लोगों ने वार किया और अपने लोगों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान की शहादत हुई। ये अंग्रेजों की दूसरी जंग हमारे मुल्क में हुई। उसके बाद मुल्क के अंदर 1857 के अंदर सबसे बड़ा विप्लव, सबसे बड़ा युद्ध हुआ। और इस युद्ध को इसलिए आज भी इतिहास के पन्नों पर लिखा जाता है कि युद्ध के अंदर अंग्रेजों के सामने लड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों कंधे मिलाकर साथ में खड़े थे और दोनों ने साथ में मिलकर 1857 में ये अंग्रेजों के सामने जंग की। मगर हम लोग कमजोर थे, ये जंग के अंदर भी हम लोग हार गए। मगर अंग्रेजों ने एक बात उस दिन तय कर ली कि अगर हिंदू मुसलमान साथ रहेगा तो हम लोगों को ब्रिटिश जाना पड़ेगा, हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले ये सोचा कि हिंदू और मुसलमान का बंटवारा करो तो हम ये मुल्क के अंदर राज करेंगे। मगर कुर्बान जाए उस वक्त के मेरे भाइयों के ऊपर कि मजहब के नाम पर अलग नहीं हुए। बाकी अंग्रेजों ने क्या कुछ कोशिशें नहीं की। हम लोगों को दिखाने के लिए मौलाना आमिर और रामचंद्र दास जी को, जो दोनों अच्छे दोस्त थे, एक हिंदू है एक मुसलमान है, दोनों को ऐसी सजा दी कि ताकि लोग देखें कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ में रहेगा तो उसका हाल हम ऐसा करेंगे। वो दुनिया को दिखाने के लिए मौलाना आमिर और रामचंद्र दास को एक ही दरख्त, एक ही पेड़ पर, एक ही रस्सी के एक ही फंदे के अंदर दोनों को फांसी दी गई और वो पेड़ आज भी अयोध्या में मौजूद है। मगर मेरे भाई हमारे इस बात पर अलग नहीं हुए कभी, क्योंकि ये तो पुराना रिश्ता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई बनकर साथ में चलते आए। क्योंकि महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता। महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे वो भी अली खान थे, वो भी मुसलमान थे। झांसी की रानी को कौन नहीं जानता। झांसी की रानी युद्ध के लिए जब चलते थे तो उनके तोप के अंदर गोला डालने वाला तोपची जो था उसका नाम घोष था, वो मुसलमान था। वो अपने हाथों से गोले तोप में डालते डालते जब हाथ गल गए तो कोनियों के बल के ऊपर कोनियों से गोला उठाकर तोप के अंदर डाल रहा है। झांसी की रानी हिंदू है और उसका तोपची जो तोप के अंदर गोला डालने वाला वो घोष मुसलमान है। तो ये हिंदू मुसलमान साथ में रहे हैं तो हर इंसान को हराया है, हर ताकतवर को हराया है। जब काकोरी के अंदर रेलवे के अंदर लूट होती है, जब काकोरी के अंदर रेलवे के अंदर लूट होती है तो रेलवे लूट के अंदर अंग्रेजों ने जिसको फांसी दी वो अशफाकुल्ला खान, वो मुसलमान थे और उनके साथी राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद हिंदू थे। जब अशफाकुल्ला खान को फांसी दी जाती है तो राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं कि हमें खुशी है कि हमारा दोस्त, हमारा भाई मुल्क के लिए शहीद होता है, पर गम इस बात का है कि हम लोग आज उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे हिंदू मुसलमान साथ चले हैं तब जाके ये मुल्क हमारा वजूद में आया है। क्या कुछ कोशिशें नहीं की। गांधी जी के नाम से कौन वाकिफ नहीं, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। गांधी जी जब दांडी यात्रा नमक के लिए लेकर निकले हैं तो मुट्ठी में नमक उठाया गांधी जी ने। जब मुट्ठी में गांधी जी नमक उठाते हैं तो अंग्रेज का आदमी आकर गांधी जी से कहता है, गांधी जी आप ये मुट्ठी उठाकर यहाँ से निकल रहे हो, पर अंग्रेज तो आपको मार देगा, अंग्रेज आपको कैद कर लेगा, तो ये मुट्ठी नमक लेकर आगे कौन चलेगा। गांधी जी अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ये अब्बास तैयब जी मेरा भाई है और मेरा भाई वो नमक की मुट्ठी लेके आगे चलेगा। और अपने भाई से मुखातब होकर गांधी कहते, ए मेरे भाई अब्बास, अगर जान भी चली जाए तो दे देना, मगर ये मुट्ठी से नमक न गिरने देना। ये साजिशें की अंग्रेजों ने। यहाँ तक गिर गए अंग्रेज
कि जब उनको लगा कि हमारा कोई प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है, तो दिल्ली से लेकर पेशावर तक के हर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो पानी के मटके मुसाफिरों के लिए रखे जाते हैं, वो पानी के मटके के ऊपर अंग्रेजों ने लिखा कि ये हिंदू का मटका है, ये मुसलमान का मटका है। हिंदू के मटके से हिंदू पानी पिएगा, मुसलमान के मटके से मुसलमान पानी पिएगा। जब रेल आती, पैसेंजर उतरते, तो एक हिंदू बंदा चिल्लाकर कहता, हिंदू भाई यहाँ आ जाओ, आपका पानी यहाँ है। तो सामने मुसलमान कहता, मुसलमान भाई यहाँ आ जाओ, आपका पानी यहाँ है। उस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की, मगर उस वक्त कुर्बान जाए, मैं उनको याद करता हूँ, मौलाना लुधियानवी में घास चारी मंडी जो लुधियाना के अंदर जगह आज भी मौजूद है, वहां पर सब लोगों को इकट्ठा करके कहा कि क्या तुम लोग आजादी चाहते हो? लोगों ने एक साथ कहा हम आजादी चाहते हैं। तो कहा कि ये जो स्टेशनों के ऊपर मटके हैं, उस मटकों को हमें तोड़ना होगा, चाहे जेल जाना पड़े। और सभी ने, हिंदू भी आगे आया, मुसलमान भी आगे आया, सबने मटके तोड़े हैं, तब जाके ये आजादी का दिन हमें नसीब हुआ है। तब जाके ये 15वीं अगस्त का दिन हमें नसीब हुआ है। 15वीं अगस्त वो लोगों के लिए आम सुबह थी, वो लोगों के लिए आम दिन था। लोग अपनी नींद के अंदर सो रहे थे, मगर मेरे हिंदुस्तानी भाई के लिए वो 15वीं अगस्त की रात, वो लोग सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कल सुबह सूरज की पहली किरण इस धरती पर गिरेगी और हम लोग ये अंग्रेजों से आजाद होंगे। ये आजादी की खुशी और ये आजादी का वलवला उनके दिलों के अंदर मौजूद था। वो वीर, वो शहीद हो गए, अपने जानों की कुर्बानियां दे दी, मगर उनके बाद भी ऐसे शहीद छोड़े हैं, उनके बाद भी ऐसे शहीद छोड़े हैं जिनकी बात मैं कहूं, 1962 के अंदर हमारा चाइना से युद्ध हो गया, जिसके अंदर हमारी छोटी शिकस्त हुई। उसके बाद 1965 के अंदर हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारे मुल्क के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तो चाइना के साथ युद्ध करने के अंदर जिसको महावीर चक्र से नवाजा गया, वो अमर शहीद अब्दुल हमीद, जिसको महावीर चक्र से नवाजा गया था, वो छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचे थे। और जब अपने घर पर वो बैठे थे और खबर आती है कि पंजाब से पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, आपको मुल्क के लिए वापस अपनी ड्यूटी पर जाना है, आपकी छुट्टी को कैंसिल कर दिया जाता है। वीर अब्दुल हमीद अपनी माँ को रुखसत करके अपने कपड़े का बैग तैयार कर रहे हैं। कपड़े को बांधते बांधते रस्सी टूट जाती है। माँ कहती है बेटा अपशकुन हुआ। तो अब्दुल हमीद कहता है माँ, वतन के लिए कोई अपशकुन नहीं होता, वतन के लिए होने वाला काम हर सुकन ही सुकून होता है। जब वो चले दोस्त के साथ साइकिल पर बैठे अब्दुल हमीद, तो साइकिल की चेन टूटी है। और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पंजाब की आखिरी ट्रेन भी छूटी है। मगर स्टेशन से, रात की ट्रेन से अब्दुल हमीद पंजाब पहुंचे हैं। और पंजाब के अंदर जिस जगह से ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे, वहां पर उनको तैनात कर दिया गया कि अब्दुल हमीद आपको यहां संभालना है। जहां गन्ने और कपास के खेत थे, गन्ने और कपास के खेत के अंदर अब्दुल हमीद और उनकी टीम को ड्यूटी दी गई कि आप लोगों को खेमकरण पंजाब के ये इलाके के अंदर आप लोगों को तैनात किया गया। अब्दुल हमीद पूरी रात अपनी टीम के साथ वो खेत के अंदर बैठे हैं। सुबह होते ही पाकिस्तान अपनी अमेरिकन पेटन टैंकों के साथ, जिसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता, अपराजित माना जाता है, ऐसी टैंकों के साथ पाकिस्तान अपना दुश्मन हमारे मुल्क के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा थे। अब्दुल हमीद अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जीप लेकर अपने ड्राइवर मोहम्मद नसीम को साथ में लेकर उस टैंक का हमला करने का और सामना करने के लिए निकले। 1, 2, 3 नहीं, मगर एक साथ पाकिस्तान की 7 टैंकों को उन्होंने उड़ा दिया। और जो टैंकों को अपराजित माना जाता था, उस टैंकों के उन्होंने रेजा रेजा कर दिया। मगर अफसोस कि कहीं से एक गोला ऐसा आया कि जो अब्दुल हमीद के सीने को चीर कर निकल गया। और जब अब्दुल हमीद का जिस्म टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तब उसकी औरत, उसकी बीवी के सीने से एक आवाज भी निकली होगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मेरी तो मां
मांग का सिंदूर गया, किसी घर का रोशन चिराग बुझ गया, किसी घर का रोशन चिराग बुझ गया। मेरे अब्दुल हमीद का खूबसूरत जिस्म चंद ही देर के अंदर बोटियों में बिखर गया। ऐसे वीर शहीद को हम सलाम देते हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे ही हमारे हिंदू भाई, जिसकी मैं बात करूं आपको कि बस ये कहकर मैं अपनी बात खत्म करूं कि सबसे पहले कारगिल युद्ध जो अभी पिछले 20 सालों में हुआ, उस कारगिल युद्ध के अंदर शहीद होने वाले सबसे पहले शहीद अजय आहूजा, राजस्थान के कोटा से रहने वाले अजय आहूजा रक्षाबंधन की छुट्टी लेकर रक्षाबंधन के 10 दिन पहले अपने घर पर आते हैं। बहन कहती है, भाई इतने साल हो गए मैंने आपको राखी नहीं बांधी, अब ये मौका मिला है, आप छुट्टी लेकर आए हो, मैं आपको राखी बांधूंगी इस रक्षाबंधन पर, इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी। यही बात हो रही थी और खबर आई कि कश्मीर के इलाकों के अंदर घुसपैठ हो रही है, आपकी रजा कैंसिल कर दी जाती है, आपको फिर से ड्यूटी पर हाजिर होना है। बहन से इजाजत लेता है भाई कि अगर आप तू इजाजत दे तो जाऊं, वरना बीमारी का बहाना करके रुक जाऊं। बहन कहती है, जाओ पहले हिंदुस्तान की रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें राखी बांधूंगा, मेरी राखी तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम मेरी रक्षा करना। वो भाई अजय आहूजा कश्मीर पहुंचते हैं और कारगिल के युद्ध के अंदर शरीक होते हैं। और सबसे पहला हिंदुस्तानी कोई वीर शहीद हुआ कारगिल के युद्ध के अंदर, तो वो शहीद था अजय आहूजा, जिनकी कफन में यानी तिरंगे में लपेटी हुई लाश जिस दिन घर आई, वो दिन रक्षाबंधन का दिन था। बहन हाथ में थाली में सिंदूर लिए, कंकु लिए और राखी हाथ में लिए जाती है और उस तिरंगे के ऊपर रख कर कहती है कि मेरे मुल्क के दोस्तों, मेरे मुल्क के भाइयों, इस बात का गवाह रहना कि जिस भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए मैं मुंतजिर और इंतजार कर रही थी, उस भाई के कफन के ऊपर मैं राखी आज बांधती हूँ। ऐसे दिन देखे हैं तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। आज हम लोग एक सबसे बड़ी बीमारी के शिकार हैं क्या हम लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल देते हैं और फेसबुक पर डीपी बदल देते हैं। इससे कोई अपनी आजादी और मुल्क की वफादारी साबित नहीं होती। उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी हमारे मुल्क की नहीं है कि हमें आगे ले जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने मुल्क के आगे ले जाए। क्योंकि हमारी बीमारी है, हम लोगों को ये शक है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर पल रहे हैं कि जहां हिंदू भी जन्म लेता है, जहां मुसलमान भी जन्म लेता है, जहां सिख और ईसाई भी जन्म लेते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ इंसान जन्म नहीं लेते, यहाँ इंसान जन्म नहीं लेते। मेरे भाइयों जरा सोचो कि अगर पेड़ और पौधे और शाखें भी परेशान हो जाए, अगर उस पर बैठने वाले परिंदे अगर हिंदू मुसलमान हो जाए, तो ये मुल्क को हमें आगे बढ़ाना है। मैं आप हम सब आज इस बात का तय करें, आज नक्की करें कि हम लोग इस मुल्क के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा, हम लोग अपनी फिक्र के साथ जरूर कहेंगे। और मेरे मुल्क के शान के अंदर ये बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान रहेगा। मेरा भारत महान था, मेरा भारत महान है और मेरा भारत महान रहेगा। अगर वो शहीदों वाला हौसला हमारे दिलों के अंदर बरकरार रहेगा। मत हो मायूस, जज्बा दिल में बनाए रखना, मत हो मायूस, जज्बा दिल में बनाए रखना। बच्चे और बूढ़े हिंदुस्तानी तो क्या, सारा जहां एक दिन जय हिंद का नारा लगाएगा। जय हिंद।